वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अब तक तो बहुत मज़ा आया होगा क्लासेस देख के, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसी सिलसिले में लेक्चर नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और अब तक आपने, मुझे उम्मीद है कि कुछ नहीं तो 70-80 क्वेश्चन तो तैयार कर लिए होंगे। ये सिर्फ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट लगभग आपने 200 से 300 के आसपास कॉन्सेप्ट तैयार किए होंगे। ठीक है, चलिए उसी सिलसिले में फिर आगे बढ़ते हैं। आते हैं भैया सामान्य विज्ञान और क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये एक ऐसा, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है, मतलब हर चैप्टर के, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में आने ही आने हैं। आप कितना भी बचो, लेकिन एक प्रश्न आपको दे देगा ये। ठीक है, यहाँ नहीं, सिर्फ मैं कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा, और भी एग्जामों की अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी रक्त वाहिका है जो हृदय से रक्त को दूर ले जाती है? हृदय से रक्त को दूर ले जाना मतलब क्या होता है? मान लो हमारा यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, हार्ट से दूर ले जा रहा, मतलब मान लो यहाँ ले गया, पैर में ले गया, तो हार्ट से दूर ले जा रहा है, हार्ट में नहीं ले जा रहा, हार्ट से दूर लेके जा रहा है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीखिए आप। यहाँ मैं एक इमेज बनाता हूँ, ये एक रफली इमेज बना रहा हूँ, बाकी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऐसे दिल आप सभी जानते हो। इसको 4 कोष्टक में बांटा गया है, इसको 4 कोष्टक में बांटा गया है। ठीक है, अब अच्छा ठीक है, ये क्या है भाई? ऐसे हो तो या तुम्हारा दाहिना हिस्सा, ये बायां हिस्सा है। राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट, हो गया। ठीक है, ये ध्यान से देखना, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन और है इसी पे, अभी बीच में क्वेश्चन पड़ेगा इस पे। ठीक है, फिर ये मत कहना कि सर ये कैसे आया, बताइए। आपके जो शरीर में जो ब्लड जाता है, वो सबसे बड़ी वाहिका, अगर हम वाहिका की बात करें, या अगर हम बोले, ये पूछा ना सबसे बड़ी वाहिका, तो वाहिका मतलब वो वेसल्स जो आपके शरीर में ब्लड लेके जा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं हम एओर्टा, इसी को हम कहते हैं एओर्टा। एओर्टा को ही हम कहते हैं महाधमनी के नाम से जानते हैं, महाधमनी के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से ब्लड आया। अब देखिए, ये तो आपका शुद्ध हो गया, ये एकदम प्योर है जो आपके शरीर में जाएगा। ऐसा तो नहीं कि शरीर को अशुद्ध ब्लड दे दोगे, शुद्ध ही दोगे। ठीक है, आइए अब अशुद्ध किधर से आएगा? तो अशुद्ध की बात करें तो इसको नीले रंग से बना देते हैं। ये क्या आएगा? ये इम्प्योर आएगा, ये इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब इसे हम कह दे कि सर अशुद्ध आएगा। अशुद्ध का मतलब किससे आएगा? वेन्स से आएगा। ठीक है, क्योंकि वेन्स में अशुद्ध ब्लड बहता है। अच्छा, एक ही एओर्टा को ही क्या कहते हैं, ये भी ध्यान देना। एओर्टा को ही क्या कहते हैं? सर एओर्टा आर्टरीज होती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब रही बात, भाई डिटेल में पढ़ोगे, जब थ्योरी पढ़ोगे, यहाँ देखो आपके वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये आपके मतलब, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ वॉल्व देखने को आपको मिलेंगी। यहाँ वॉल्व होगा, यहाँ वॉल्व होगा, यहाँ वॉल्व होगा, ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए तो भैया सबसे बड़ी वाहिका कौन सी है? सर कैपिलरी। सॉरी, अब क्या है सर? देख रहे हो, बता कुछ रहा हूँ, क्योंकि बताना कुछ और चाह रहा हूँ आगे भी। क्या है? आर्टरी है। अगर आपसे यही बोल दे कि डायमीटर में, अगर डायमीटर की बात आपसे कर दे, तो तुरंत आपका क्या हो जाएगा? सर कैपिलरी। अब देखते हैं कि सर डायमीटर में बड़ी या छोटी, यही तो क्वेश्चन है आगे। ठीक है, चल इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा इम्प्योर ब्लड, इसमें प्योर ब्लड, इसमें मिक्स ब्लड। लिख दें क्या? चलिए इसमें लिख भी देते हैं। देखिए, इसमें इम्प्योर ब्लड मतलब अशुद्ध ब्लड, इसमें प्योर ब्लड, इसमें मिक्स ब्लड। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? ध्यान से पढ़ना, इस सब पढ़ा रखा हूं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ा रखा हूं, तो आशा करता हूं कि ये गड़बड़ तो नहीं करोगे तुम। बताओ कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? देखिए, आइए बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं।
तो बी कॉम्प्लेक्स की जब भी बात करते हैं इनमें कुछ विटामिनों का नाम लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसको क्या कहते हैं? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथिनिक, पैरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक और ये आपका साइनोकोबालामिन। मतलब ये मैंने आपको बता दिया कि आपको बी कॉम्प्लेक्स में ये सारी चीजें आती है। तो क्या सारी चीजें मैच हो रही हैं क्या? हाँ सर, ये आपने बता दिया। B1 इससे याद रख लो, इससे जो कमी होती है तो कमी में क्या होती है सर? बेरी बेरी होती है, ठीक है। और बेरी बेरी एक और क्वेश्चन इससे बड़ा पेटेंट आता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है पॉलिश किए हुए चावल से हमें कौन सी बीमारी होती है? तो याद करिएगा सर, बेरी बेरी होती है, ठीक है। अच्छा, राइबोफ्लोविन का मतलब सर B2, जिससे कमी अब बीमारी क्या होती है? चीलोसिस होती है। क्या होती है भैया? चीलोसिस होती है, ठीक है। अच्छा, फोलिक एसिड की बात करें, विटामिन B9, इसकी कमी हो जाएगी तो एनीमिया देखने को मिलेगी आपको। क्या? एनीमिया देखने को मिलेगी। एस्कॉर्बिक एसिड सर सीधे सीधे आपने बताया था कि विटामिन C, क्या बताया था सर? विटामिन C आपने बताया था और यही इसका सही जवाब हो गया कि ये इसका सदस्य नहीं है। और विटामिन C याद रखिएगा ओनली का फॉर्म प्लांट प्रोडक्ट, ये प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त किया जाता है, प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त किया जाता है, नॉट फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। आइए, अच्छा, कवक ऐसे पौधे होते हैं, कवक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें निम्नलिखित की कमी होती है, ठीक है। फंगी आर प्लांट्स दैट लैक, फंगी की जो लेयर होती है, मैंने आपको क्या बताया था, ये भी रिवाइज किया करो, ठीक है। ऐसे चलो, कलर बढ़िया सा कौन सा लग रहा है? ये ले ले रेड या ब्लैक ले ले? ब्लैक ले। देखो, जो फंगी होता है बेटा, ठीक है, पहली चीज ये है क्या सर? अगर हम फंगी की बात करें, ठीक है, तो आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा सर, मोनेरा प्रोटिस्टा, ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि सर फंगी प्लांटी एनिमेलिया, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो ये तो आपको पता हो गया कि सर ये तो होना चाहिए मल्टी सेलुलर में, ठीक है। ऐसा मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए वो सब भी साइड रखो, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे थ्योरी तो वहाँ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, जो फंगी होता है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, बैक्टीरिया, फंगी और आपके प्लांट, इन तीनों में सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी होती है सर? ये बनी होती है काइटिन की बनी होती है। तो यही आपको रिवाइज भी करा दूं सर, फिर बैक्टीरिया के किसके बनी होती है? तो बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। तो सर प्लांट की किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सर सेलुलोज की बनी होती है। ये पॉइंट रिवाइज करते रहिए आप लोग। अब वहीं आगे बढ़े कि सर क्या नहीं होता है इसमें, तो भैया याद रखिएगा, फंगी में आपके क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात, जो ये आपका फंगी होता है ना, एक हम एडिबल फंगस होता है जिसे हम खा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एडिबल फंगस कौन सा है? एडिबल फंगस का मतलब होता है खाने योग्य कवक, इसी का नाम होता है, याद रखिएगा, खान एगेरिकस, इसे हम एगेरिकस के नाम से जानते हैं। एडिबल फंगस है एगेरिकस, ये पूछा जाता है, ठीक है, जिससे आप क्या कहते हो? मशरूम कह देते हो, मशरूम यही तो है, ठीक है। आइए, सरीसृप को सरीसृप क्या बनाता है? अब आप देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सरीसृप को सरीसृप क्या बनाता है? क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा है, ठीक है, बहुत ही बेहतर है। इसका जवाब एक लाइन में है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए, पहले आपको कुछ चीजें हमें बतानी पड़ेंगी थोड़ा डिटेल में। जैसे मान लो, अगर हम हार्ट चैम्बर की बात करते हैं, पहले यहां से ये दो शब्द को हम क्लियर करते हैं। हार्ट चैम्बर की बात करते हैं, जो हृदय के कोष्ठक होते हैं, जैसे दो होता है, कुछ में तीन होता है, कुछ में चार होते हैं। दो में आपके मछली में पाए जाते हैं,
जिसे आप अगर भाई साइंस के टर्म से बोलेंगे तो पाइसेस कहेंगे, वैसे आप इसे मत्स्य वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 कोष्ठक होते हैं, जिसमें 3 होगा उसे कहेंगे एम्फीबियन या फिर रेप्टाइल, मतलब उभयचरी, दूसरा सरीसृप। ठीक है, तीसरा जैसे एप्स होते, एप्स माने पक्षी वर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दूसरा ह्यूमन बींग्स, या कह दो हाँ ह्यूमन बींग्स कह लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, इसमें कितना होता है, या एनिमल्स, क्या एनिमल्स में तो ये सब भी आ जाएंगे। ठीक है, अब ह्यूमंस अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं। अच्छा, अब बात आती है सर 4 चैम्बर होते हैं तो ये कैसे पता कोल्ड है वार्म है। याद रखिएगा कि जितने भी ये 2 और 3 वाले हैं, जितने भी ये 2 और 3 वाले हैं, ये हमेशा कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनको भैया अपना जो है ना, अपने आप को बचाने के लिए मौसम के हिसाब से सेट कर देते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। गर्मी है तो वो भी हमारा शरीर का टेम्परेचर फिक्स है 36.9 या 37, हमको वो अपने बॉडी का कहते हैं ना वो सेट है। ठीक है, हम ये नहीं कि भैया अपने गाँव, जैसे भी देखो छिपकली देखो गायब हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता है रेप्टाइल्स के अंतर्गत आती है। लेकिन जो 4 चैम्बर होते हैं वो होते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, गर्म खून, ये आपने नाम सुना होगा, पूछा जाता है बहुत बार पेपर में। पहले ये दोनों तो काट दो, ये दोनों तो काट दो। सरीसृप भैया क्या होता है, अंडा देने वाले होते हैं। पहले तो ये आप ध्यान देना, ठीक है, ये अंडा देने वाले तो एग लेन होते हैं। लेकिन एक अपवाद यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आपके इसका अपवाद है मगरमच्छ, जो 3 कोष्ठक वाला अपवाद है, ये आपका मगरमच्छ है। ठीक है, मगरमच्छ और उसका परिवार। ठीक है, इनमें 4 कोष्ठक होता है, 4 कोष्ठक होता है। ठीक है, तो इसको गलती से ये मत मार देना कि सर ये तो आपका 4 कोष्ठक होता है, वार्म ब्लडेड होगा ना, होगा ये कोल्ड ब्लडेड होगा। और क्या होगा, 4 कोष्ठक होगा, कोल्ड ब्लडेड ही होगा। ये बस आपको याद रखना, यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, एग लेग। आइए, अच्छा, किस रक्त वाहिका का व्यास सबसे कम होता है? अब बताओ सबसे कम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन बोला था कि इसका सबसे ज्यादा होता है या इसका सबसे कम होता है। याद है, किसी के बारे में बताया था जिसमें मिक्स ब्लड फ्लो हो रहे थे। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा सबसे कम कहाँ होता है सर, तो ये याद रखें सर कि सबसे कम की बात अगर हम करें सर, कैपिलरी में होता है। कैपिलरी का अगर स्ट्रक्चर बनाया तो बेसिकली ऐसे होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ। इस तरह का मान लो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये समझना, ये है आपका मान लो आर्टरी, ये है आपका वेन्स, और दोनों की जैसे मान लो अगर मैं आपको एक और अच्छी तरह से समझा दूं, देखो ये क्या है, ये है आर्टरी। ठीक, ये है वेन्स। अब ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको मिक्स देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको बना देता हूं, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आपको मिक्स देखने को मिलेगा। मतलब ये एक ऐसी जगह है, इसी को हम कह देते हैं क्या, इसी को हम कह देते हैं सर, यही है आपका कैपिलरी वाला हिस्सा। क्या सर, कैपिलरी वाला हिस्सा। तो याद रखिएगा कैपिलरी में मिक्स ब्लड होते हैं और इनका डायमीटर सबसे कम माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, अब ये वेन्यूल्स क्या होते हैं? अब ये बात आती है कि सर ये बताओ, पढ़ा दिया बढ़िया है, ये वेन्यूल्स क्या होते हैं? वेन्यूल्स से ही जो है आपके ब्लड, देखा होगा वेन्यूल से जो वेन्स से ब्लड आपके कैपिलरीज की तरफ आते हैं वो वेन्यूल्स से आते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? बताओ भैया। तो
वायु जनित रोग कौन सा है? देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है इसका, लेकिन देखो जब कभी भी ऐसे, देखो आपसे थ्योरी तो मांग नहीं रहा है, ये ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपको एकदम एग्जैक्ट जवाब देना होता है। ये सबसे बड़ा टारगेट होता है कि सर एग्जैक्ट जवाब कैसे देना है, ठीक है, एग्जैक्ट जवाब कैसे देना है, ये सबसे बड़ा जवाब होता है, ठीक है। आइए देखो, टाइफाइड अभी मैंने आपको बताया था ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, क्या नाम है? सेल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अच्छा, पिंक आइज, अगर आप देखा हो कभी आपकी जो आंखें आ जाती हैं, वो कहते हैं ना भैया थोड़ा सा ये वायरल हो गया है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, जैसे किसी को हुआ है, आप ड्रॉपलेट से आंख पे आ गया, ठीक है, आपने टच किया, ठीक है। लेकिन अगर भाई कहे कि एयर बॉर्न प्रॉपर, तो मिसल्स है, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी डिजीज के अंतर्गत आता है। मिसल्स जो है ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज के अंतर्गत है, और बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है, इसे एक वायरल डिजीज माना जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से संबंधित ये डिजीज है, ठीक है। आइए, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, बड़ा अच्छा है, पढ़ते हैं साथ में ही। जब भी हम किसी फूल के मध्य भाग को छूते हैं तो उंगलियों पर एक पीली, ऐसा देखा होगा, धूल सी आ जाती है। ये छोटे छोटे पीले कण प्रकृति के सबसे अनमोल पदार्थों में से एक होते हैं, क्योंकि इनमें पौधों के जीवन का रहस्य समाहित होता है। एनसीईआरटी की एक डेफिनेशन, एक लिखता हूं, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination, is called pollination। मतलब पूछा ये गया है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, देखा होगा आपने, ये ऐसे रहता है, ठीक है, इस पे देखो ऐसे एंथर क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, तो एंथर से स्टिग्मा पे गया, कहाँ जाएगा, इसी में जाएगा। द ट्रांसफर मतलब आपके पॉलेंस का क्या करना, यहां से उड़ के कहाँ पे, आपके स्टिग्मा में जाना, ऐसे भी समझो, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम ये एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड क्या, पॉलिनेशन। किसके माध्यम से होता है सर, पॉलन, ये जो सफेद वाला हिस्सा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को तो पॉलन कहते हैं हम, जो सफेद वाला, ये जो छोटे छोटे जो परागकण होते हैं, ठीक है। आइए, चलो देखे होगे कि कभी भी मधुमक्खी आती हैं, ठीक है, जैसे पॉलिनेशन होता है, कहते हैं ना कि भैया इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट से पॉलिनेशन, तो ये इसी से तो होता है, ये यहाँ से लेके जाके आपके स्टिग्मा में दे देती है, ठीक है। आइए, शरीर का कौन सा अंग पित्त नामक द्रव का उत्पादन करता है, बताइए। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल, बताइए, पित्त का उत्पादन इनमें से कौन सा करता है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज या फिर किडनी, बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऐसा है जो पित्त का उत्पादन करता है। मैंने आपको बताया था, एक दिन पढ़ाया था, क्या होता है, ये एक आपका अंग है लीवर, ठीक है, ये बनाता है आपका, इसको कहते हैं लीवर, ठीक है, लीवर माने यकृत, और इसी को जिगर भी कहते हैं, तो जिगर मतलब हर्ट मत समझ लेना। अब ये क्या करता है, ये बनाता है बाइल, बाइल जूस, और ये समझो ये जाके स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में, कहाँ पे, ये होता है गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर, ये याद रखिएगा। ये स्टोर कहाँ होता है, ये गॉल ब्लैडर, जिसे कहते हैं, हिंदी लिख लो भैया, इसे भैया तुम लिख लो पित्तरस, ठीक है, इसे पित्तरस लिख दो, और इसे लिख दो तुम पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय। अब ये करता क्या है, बाइल जूस, याद रखना, बाइल जूस क्या करता है, बेसिकली वसा का
पायसीकरण करता है, ठीक है, वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए, ये हो गया आपका लीवर। लीवर आपको पता है भैया, अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत ये आ जाता है। लगभग इसका वजन होता है 1.5 किलो, ठीक है, 1.5 किलो। ट्रायंगुलर ये शेप में होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि रीजनरेशन, पुनरुत्थान की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो इसी की होती है। ये सबसे तेज रिकवर यही करता है, ठीक है। ठीक है, देखा होगा बहुत से जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको सलाह दी जाती है कि आप ड्रिंक छोड़ दें, नहीं तो लीवर खराब हो जाएगा, क्योंकि इसी में आपको पता है लीवर में ही एक देखा होगा कि हेपेटाइटिस नाम की बीमारी, धीरे धीरे हेपेटाइटिस ही क्या करती है, सिरोसिस आपको दे देती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये सब लीवर में देखने को होता है। और लीवर भैया एक ऐसा अंग है जो आपके फैट स्टोर करके रखता है, ठीक है। पता चला वही तक होता है, अभी तो कहते हैं भाई वो बराबर क्या है, ग्लूकोज को बदल रहा है ग्लाइकोजन में। आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो फैट के रूप में वो जमा कर ले रहा है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं फैटी क्या फैटी लीवर हो गया। आप इस्तेमाल करोगे तो वो जो है लीवर का जो फैट है वो कन्वर्ट होता जाएगा उल्टा ग्लूकोज में, ठीक है। आइए, अच्छा, गॉल ब्लेडर हो गया मैंने, पेनक्रियाज। अच्छा, ये आपको पता है मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। मिक्स ग्लैंड मतलब मिश्रित ग्रंथि। ये क्या है, ये किडनी, ये कैसा, ये बीन शेप्ड कहा जाता है इसे, इसे बीन शेप्ड कहा जाता है, ठीक है। बीन शेप्ड मतलब कि आपके कहते हैं ना भैया, बीन मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि सेम के आकार, दाने के आकार के बराबर इसे माना जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है? इनमें से स्टेरॉयड, देखो हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। और अच्छा, पहले पहले ये समझते हार्मोन निकलते कहाँ से, पहले ये लिख दे। एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे कहते हैं अंतःस्रावी, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है भैया, ये क्या करती है सर, ये आपके निकालती है हार्मोन, ठीक है। हार्मोन, हार्मोन आपके होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है प्रोटीन हार्मोन, एक होता है स्टेरॉयड हार्मोन। मतलब जिसमें ओन लगा होगा, खासकर पहचानने का तरीका ध्यान दीजिएगा, इसमें ओन लगा हो। जैसे सर देखिए, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। ये आपको एक तरीका मैं बता रहा हूं, प्रोजेस्टेरॉन, ये आप तीन ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो जैसे जितने यहाँ लिखे हैं आपने, यहाँ पहले लिख लो सर, इंसुलिन, ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक है, अरे ग्लाइकोजन नहीं, ग्लूकेगॉन। ग्लाइकोजन तो क्या होता है आपका, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है, ठीक है, ग्लूकेगॉन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन, फिर प्रोलैक्टिन, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके प्रोटीन, हमें ये याद कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। तो पूछा कि आपसे कौन सा आपका हार्मोन स्टेरॉयड है, तो स्टेरॉयड कौन सा देखने को मिल रहा है सर, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है सर, एस्ट्रोजन आपके हार्मोन ये है जो स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। बाकी प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सब स्टेरॉयड हार्मोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। आइए, ऑक्सीटोसिन को एक नाम बोला जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के लिए एक नाम बोला जाता है, ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कडल हार्मोन, इसको पहले अच्छा लिख लो, कडल हार्मोन, लव हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन है जो लेबर पेन, प्रसव पीड़ा में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लेबर, ठीक है, लेबर पेन में इंपॉर्टेंट।
ठीक है, प्रसव पीड़ा, ठीक है, प्रसव पीड़ा में ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंसुलिन ये कहाँ से निकलता है, मैंने बताया था पेनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लेंगरहेंस, आइलेट्स ऑफ लेंगरहेंस के बीटा सेल्स। ठीक है, आइए, अच्छा ग्लूकेगॉन मैंने भी बता दिया। ठीक है, अच्छा ग्लूकेगॉन निकलता किसे, याद रखिएगा, ये सेम पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लेंगरहेंस के ये अल्फा सेल से निकलता है, ये बस याद रखना। ठीक है, ये जैसे ये बीटा सेल से निकल रहा है, ये ग्लूकेगॉन अल्फा सेल से निकलता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, आइए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर, कौन सा यकृत का कार्य नहीं है। यकृत देखो मैंने आपको बहुत से कार्य तो यहाँ समझा दिए, अब आप बताइए कौन सा यकृत का कार्य नहीं है, पूछा गया है आपसे। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बताइए। देखिए पूछा गया है यकृत का कार्य नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन से पहले समझिए, एंजाइम का एक्टिव करता है, बिल्कुल करता है, तो ये तो सही है। ब्लड शुगर, देखिए लीवर करता क्या है समझो, जितना आप ये ग्लूकोज खा रहे हो, इस ग्लूकोज को बदलेगा किसमें, ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य यही करता है, इसकी मदद से। ठीक है, इंसुलिन की मदद से, किसकी मदद से, इंसुलिन की मदद से। तो ये भी हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन भी इसकी लिख लो, लिख देता हूं, डिटॉक्सिफिकेशन ये लिख लो। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे आपको पता है लीवर ही है जो आपके, जैसे कोई कहते हैं ना कि भैया ये पी लिया वो पी लिया, तो लीवर ही है जो डिटॉक्सिफाई करेगा, मतलब जो गंदगी है, जो नुकसानदेह चीजें हैं, उसको बाहर निकालने का कार्य लीवर ही करेगा आपके शरीर से। ठीक है, तो डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करता है, तो ये भी है, लेकिन ये नहीं है सर, रिप्रोडक्शन करने का कार्य इसका नहीं है। ठीक है, ये जेनाइटल ऑर्गन्स का है, ये जेनाइटल ऑर्गन्स का होता है। ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन्स का होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, रिप्रोडक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, बता रखा हूं, जीरोप्थेल्मिया को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, बताइए। जीरोप्थेल्मिया को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जीरोप्थेल्मिया मतलब मैंने बोला था सर, ड्राई आइस इसी को बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है, इसी को ड्राई आइस की बात करते हैं। और ड्राई आइस मतलब जीरोप्थेल्मिया, और जीरोप्थेल्मिया तो भैया मेरे सिंपल सी विटामिन ए पे चले जाना और कहीं मत जाना। ठीक है, विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, इसे कहते हैं रेटिनॉल, और इसी से भैया याद रखिएगा कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है इसे, अरे नहीं सर, नाइट ब्लाइंडनेस, याद रखिएगा। रेटिनॉल की कमी जब होती है तो जीरोप्थेल्मिया तो सही है एक, दूसरा नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये याद रखिए। ठीक है, आइए, ठीक है, बाकी बी कॉम्प्लेक्स एस्कॉर्बिक एसिड आपके, इसको कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, सेंसाइन विटामिन। श्वेत रक्त कोशिकाओं को आमतौर पर शरीर के सैनिक क्यों कहा जाता है, क्यों, जैसे आपको कोई बीमारी होती है तो हमें कहते हैं ना कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा खराब है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर में जो WBC है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, इनका अच्छा होना बहुत जरूरी हमारे लिए। इसीलिए याद होगा जब WBC की कमी के बारे में हम लोग बताते हैं तो एक शब्द प्रयोग करते हैं, लाइकोपीनिया के नाम से हम जानते हैं। जब हम कहते हैं ना कि भैया WBC की कमी हो गई, इसका मतलब हम लाइकोपीनिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, मतलब विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपको पकड़ लेंगी, तो WBC क्या करता है, शरीर का सैनिक इसलिए कहा जाता है, डिफेंड द बॉडी। ये अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो भी ऑप्शन देख के समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन WBC की अधिकता हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे उसे, सर इसे हम ल्यूकीमिया कहेंगे, ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत,
चलिए, WBC का निर्माण कहाँ हो रहा है? सर येलो बोन मैरो में हो रहा है। प्लेटलेट्स का कहाँ हो रहा है? येलो बोन मैरो, मतलब पीत अस्थि मज्जा में, जिसे पीला अस्थि मज्जा भी कहते हैं। ठीक। हेपेटाइटिस एक सामान्य शब्द है जो निम्नलिखित कारणों से होने वाली बीमारी को दर्शाता है। बताइए। हेपेटाइटिस एक सामान्य शब्द है जो निम्नलिखित कारणों से होने वाली बीमारी को दर्शाता है। भी मैंने बताया था हेपेटाइटिस किससे होता है, कहाँ की बीमारी है? लीवर की। लीवर की किससे संबंधित है? सर वायरस से। किससे है? वायरस से। क्या बोला जाता है? विषाणु कहते हैं इसे। ठीक है, इसे विषाणु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसे शर्करा के नाम से जाना जाता है, तीन भागे बांट दिया गया। एक मोनो, दूसरा अगर हम बोले ओलिगो बोल देते हैं इसे, अब मोनो का मतलब इसमें एक ग्लूकोज एटम हो। ठीक है, इसमें 2 से 10 हो, इसमें 11 या उससे अधिक हो। ठीक है, माल्टोस क्या है आपका? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, इसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड। क्या? डाया सैकेराइड। फ्रक्टोज को, इसको इसको क्या कहते हैं? सर ये सिर्फ फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज है। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड हो गया। ग्लाइकोजन क्या है? ये पॉलीसैकेराइड हो गया। लेकिन ग्लाइसिन तो एक प्रोटीन है। ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन एक प्रोटीन है, ये याद रखिएगा। क्या? आइए, अब जैसे मान लीजिए फ्रक्टोज लिखा, अगर मैं ये लिख दूं क्या बनता है? सुक्रोज। अगर मैं बोलूं क्या बनेगा? ये लैक्टोज। आपको समझ जाना है, जो सिंगल होगा वो मोनोसेक्राइड, जो ऐसे होंगे वो डाइसेक्राइड। ठीक है, बेसिकली डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, यही तीन आपसे पूछा जाता है। इसी में जो दो वाले होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं डाइसेक्राइड के नाम से उन्हें हम जान जाते हैं। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, फैट बटर ये सही है। कार्बोहाइड्रेट पोटैटो, पोटैटो भैया बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट होता है। स्कर्वी विटामिन सी भी सही है। हीमोग्लोबिन स्किन नहीं सर। अगर स्किन में अगर मेलेनिन रहता तो समझ में आता है, मेलेनिन पिगमेंट है जो स्किन में होता है रंग के लिए, लेकिन यहाँ बोला हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये आंसर आपका गलत है। क्यों गलत है? हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में होता है। क्या पाया जाता है इसमें? आयरन Fe2+ पाया जाता है। क्या? फेरस पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कोई दिक्कत? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते। ठीक है, आइए। विच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। कम्युनिकेबल डिजीज
भाई भाई कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल दो ही होते हैं, एक फैलने वाले एक न फैलने वाले। ठीक है, अब कम्युनिकेबल की बात करें जैसे इसमें, तो देखो अस्थमा, स्कर्वी, मिसल्स, डायबिटीज। देखो अस्थमा जो है ऐसे तो बेसिकली नहीं फैलता, टीबी कहते तो मैं कहता कि नहीं सर फैलता है। ठीक है, तो इसको तो काट दो। स्कर्वी ना डेफिशिएंसी, डायबिटीज डेफिशिएंसी, बचा क्या? मीसल्स, अभी मैंने बताया था मीसल्स जिसे खसरा के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ये वायरल डिजीज है और ये फैलता है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल हो गया ये। ठीक है, आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को, ठीक है, टीबी लंग्स को, ये सही है। फाइलेरिया लिम्फ नोड्स को, अच्छा सर ये भी सही है। ल्यूकीमिया ब्लड सेल्स को डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, ये भी सही है। क्या एंसेफ्लाइटिस हर्ट को? नहीं, एंसेफ्लाइटिस आपके ब्रेन को प्रभावित करता है, इसको आपके ब्रेन को प्रभावित करता है एंसेफ्लाइटिस। ठीक है, वायरल बीमारी से कही जाती है, ये ब्रेन को प्रभावित करता है। इसको एलिफेंटियासिस से मत जोड़ लेना। एलिफेंटियासिस जो हाथी पांव, वो एक आपके वॉर्म से होता है। ठीक है, जिसे वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी कहते हैं, वो एक अलग चीज है, वो वॉर्म से होता है। ठीक है, लेकिन ये आपके किससे, ये ब्रेन को इफेक्ट करता है, ये वायरल डिजीज है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? लगभग माना जाता है कि 40 से 55% के आसपास इसमें प्रोटीन आपको देखने को मिले। ठीक है, अब वो कौन सा है? तो सर वो सोयाबीन है। ये तो बहुत बार पूछा गया है कि भैया सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? इसी में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, आप यहाँ पे देखे होंगे एप्पल में एक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा, मैलिक एसिड। एक इसमें बड़ा फेमस प्रोटीन है ग्लूटीन। ग्लूटीन प्रोटीन एक आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बहुत लोगों को ये हजम नहीं होता ग्लूटीन प्रोटीन, ये किसमें? याद रखिएगा, ये वीट। ठीक है, ये वीट। निम्नलिखित में से किसमें अल्फा कैरोटीन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है? ठीक है, जैसे हेयर्स, नेल्स, हुफ। तो आप कहोगे सर भैया ले लो ये बाल, बाल, नाखून और खुर। ठीक है, अब बिल्कुल ये जो आपके बाल होते हैं ना, बाल के जैसे ही आपका किसका होता है भैया? वूल। ठीक है, वूल अल्फा केराटिन प्रोटीन, याद रखिएगा, रूप में पाया जाता है, ये वूल सर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वूल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए, अच्छा मशरूम आर, बताइए मशरूम के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने एक चर्चा की थी, तो उम्मीद करता हूँ मशरूम के बारे में आप सही जानकारी दे पाएंगे कि सर अ वैरायटी ऑफ फंगस, बिल्कुल सही है। इसको एक स्मॉल सेड में बनाया जाता है, प्लॉट में ऐसे बना सकते, बनाते पका भाई, बिल्कुल पका बनाते हैं। ठीक है, फ्लेसी फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द फंगस, बिल्कुल भैया। बचा क्या? ऑल ऑफ द अबव। मशरूम ये सभी आपका है। मशरूम को एक नाम भी लिख लीजिए, एडिबल फंगस कहते हैं इसे। मशरूम को हम मशरूम को एडिबल फंगस कहते हैं, जिसे और भी हम क्या एगेरिकस के नाम से जानते हैं, एगेरिकस। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से मेल नहीं खाता है मतलब आपके आज ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आपको मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हो यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन तो देने लगा है। ठीक है, अब बताइए कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है? बताइए। बैक्यूरा, बिल्कुल ये सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, ये भी सही है। विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन भी सही है। लुइस पाश्चर ब्लड ग्रुप, आइए ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। एबीओ सिस्टम का नाम आपको याद होगा, क्या नाम था? कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर, तो ये तो आपको याद है। ठीक है, लुइस पाश्चर
पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। जो पाश्चुराइजेशन होता था, पश्चुरीकरण के जनक माने जाते हैं, ठीक है। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के बेसिकली इन्हें जनक माना जा सकता है। लेकिन दो चीज है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो आप जाओगे एंटिनो वॉन लुवेनहॉक, एवी लुवेनहॉक, ठीक है, जिन्होंने बैक्टीरिया की बेसिकली खोज की थी। लेकिन जब हम जाते हैं कहाँ पे कि सर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तब हम इनका नाम लेंगे, लुईस पाश्चर का नाम लेंगे, ठीक है। आइए, पीलिए हमारे ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? अब देखिए, बताइए भैया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रखिए ना, यहाँ पे ये लिख दीजिएगा। एक थोड़ा सा हमारे टाइपिस्ट भाई गड़बड़ है, लेकिन ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, चलो मैं खुद ही सही कर दे रहा हूँ। बस देखो सही हो गया, और देखो मैं खुद ही सही कर दे रहा हूँ। आइए, बस हो गया, चलो अब नहीं दिक्कत, चलो बताओ। देखो भैया, तुम्हें पता है ल्यूकीमिया क्या होती है? WBC के बढ़ने से होती है, तो इसको काट दो, ये गलत है। हेपेटाइटिस वायरल है, तो ये यौन संचारित तो है नहीं, इसको काट दो। कलर ब्लाइंडनेस आपको पता है ये जेनेटिक होता है, ठीक है, तो इसको भी काट दो। बचा क्या? नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड थोड़ी ना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में अगर हम बात करें आपसे, ठीक है, तो गोनेरिया, गोनेरिया, सिफिलिस, ठीक है, गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स, ठीक है, ये कुछ बीमारियां हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के रूप में जानी जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा तंत्र मुख्य रूप से HIV से प्रभावित होता है? तो ये मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था, HIV से प्रभावित आपका इम्यून सिस्टम हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका नाम है, जो बीमारी देता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये एक वायरल डिजीज है और इम्यूनिटी को आपके प्रभावित कर देता है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? क्लियर? अच्छा, इसके लिए एक दवाई आती है एड्स के लिए, तो याद रख लीजिएगा दवाई का नाम, ठीक है, AZT, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट है इसका कौन सा? एलाइजा टेस्ट। एंजाइम लिंक्ड, फुल फॉर्म याद रखो, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PCR टेस्ट भी इसी में, आपके पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। आइए, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की महाधमनी में प्रवेश करती है, मतलब द ब्लड एंटर्स द एओर्टा। आपको क्वेश्चन मुझे पहले पे ले जाना पड़ेगा। पूछा क्या गया है कि ब्लड एंटर्स द एओर्टा, एओर्टा में ब्लड कहाँ से एंटर करती है? आइए आपको इधर वाले क्वेश्चन पे, इधर आइए, ये पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि ब्लड जो आपकी फ्लो कर रही है यहाँ से एओर्टा में, वो कहाँ से आ रही है? तो आपको याद आ गया होगा कि सर अभी तो आपने बताया था लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए क्वेश्चन मिला कि नहीं? एओर्टा में ब्लड कहाँ से आ रहा है? तो सर लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है आपका ब्लड। मतलब सीधे सीधे आप यहाँ आइए क्वेश्चन पे, इधर आइए, क्वेश्चन पे इधर इधर आइए। हाँ, तो कहाँ से सर? ये बना था ऐसे, ऐसे बना था इस वाले, ये क्या है सर? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ऑप्शन क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर पूछे कि शरीर में जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ से आता है, तो याद है सर यहाँ वाले से आता है, मतलब राइट एंट्रियम। तो राइट एंट्रियम में कहाँ से आता है? शरीर से अशुद्ध रक्त, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब शरीर से अशुद्ध रक्त आपको यही देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके लंग्स से प्यूरिफाई होके पूछे, अगर आपसे बोले लंग से प्यूरिफाई होके कहाँ जाता है, तो यहाँ जाता है। कहाँ पे सर? आपका लेफ्ट एंट्रियम। अगर लंग से प्यूरिफाई होके ब्लड कहाँ जाता है, तो ये इस हिस्से में जाता है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये थ्योरी की क्लासेस से आपको समझ में आएंगी चीज, ठीक है।
फलीदार पौधों की खेती के लिए मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषक तत्व पूरक के रूप में नहीं मिलाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप सभी जानते हो कि जितने भी आपके लेग्यूम सीड्स हैं, क्या ना, which of following plant nutrients is not supplemented in the soil for growing legumes? लेग्यूम्स जो सीड्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन तो अपने आप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बेसिकली नहीं मिलाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये नहीं मिलाया जाता है बेसिकली, ठीक है। इसलिए देखा होगा कभी आप सुन कि यूरिक एसिड आपके दलहनी फसलें खाने से ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है। लेग्यूम सीड्स कभी भी आप देखिएगा, जितने भी आप दाल उल हैं ज़्यादा खाते, डॉक्टर मना कर देता है कि भैया को मत खिलाओ, क्योंकि भैया प्रचुर मात्रा में उनमें खुद पाई जाती है आपके नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये रहे आज के आपके क्वेश्चन, आशा करता हूँ सभी समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहो, मजे में रहो और